हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CGL 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, और साथ ही साथ जो उससे जुड़कर बनने वाले अन्य तथ्य हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है बायोलॉजी से। निम्न में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा डिजीज़ इसमें ऐसा है जो कि वेरिसेला जोस्टर नामक का जो वायरस है उसके कारण होता है। पोलियो, रेबीज, चेचक या हैजा, कौन सा ऐसा रोग है? तो इसका सही आंसर होगा चेचक, या जिसे हम चिकन पास के नाम से भी जानते हैं। चेचक या चिकन पास जो रोग होता है वो होता है बेसिकली हमें वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से, यानी ये तो वायरस से होने वाला रोग है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये जो डिजीज़ है ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो जो चेचक रोग है वो वायरस के कारण होता है, और कौन सा वायरस जिम्मेदार है? वेरिसेला जोस्टर। उसके अलावा बात करें अगर हम पोलियो रोग की, तो पोलियो वायरस खुद में ही एक वायरस है जिसके कारण से पोलियो रोग होता है। उसके अलावा रेबीज, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक जो वायरस है वो मनुष्य के शरीर में आ जाता है, और फिर इससे रेबीज वायरस से ही ये जो रेबीज रोग है ये यहाँ पर होता है। उसके अलावा बात करें अगर हम हैजा की, तो जो हैजा रोग है ये होता है बेसिकली जीवाणु के कारण, यानी जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो जीवाणु से होने वाला रोग है हैजा, ये जिसे इंग्लिश में हम कॉलरा के नाम से जानते हैं, और ये होता है वाइब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होने वाला ये रोग है हैजा रोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर यानी कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किस झील पर स्थित है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील और डल झील। तो बात करें अगर हम वुलर झील की, तो ये आपकी स्थित है जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत ये स्थित झील है, वुलर लेक जिसे हम कहते हैं। और उसके अलावा लोकटक लेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब हम इन क्वेश्चंस को कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था, और वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो वो है आपकी लोकटक झील, जो कि स्थित है कहाँ पर? मणिपुर में स्थित ये झील है, और इसी में तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है किस झील पर स्थित है? तो वो है लोकटक झील। और उसके अलावा भारत की खारे पानी की झील है कौन सी? चिल्का झील, जो कि स्थित है उड़ीसा में। तो ये भी आपको याद रखना है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डल लेक। तो ये भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित लेक है डल लेक, और इसी में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर यानी कि तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना या वॉशिंग पाउडर का? तो बात करें अगर हम जो जल की स्थायी कठोरता का क्या मतलब है, तो देखिए जल में जो कठोरता होती है बेसिकली जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो नाइट्रेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं या सल्फेट होते हैं, उनके कारण ही जल में एक प्रकार की कठोरता आ जाती है, और इसे हम स्थायी कठोरता कहते हैं। और इसको दूर किया जाता है किसके द्वारा? तो इसे दूर किया जाता है वॉशिंग पाउडर की सहायता से, या वॉशिंग पाउडर भी आपको लिखा मिल सकता है। इसके अलावा आपको धामन सोडा भी लिखा मिल सकता है। तो धामन सोडा, वॉशिंग पाउडर, यानी जो हमारा कपड़े धोने का पाउडर होता है उसे ही हम वॉशिंग पाउडर और धामन सोडा के नाम से जानते हैं। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है धामन सोडा में और बेकिंग सोडा में। तो देखिए बेकिंग सोडा ये खाने वाला सोडा होता है, और धामन सोडा जो कपड़े धोने वाला पाउडर होता है उसे हम धामन सोडा कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका Na2CO3, और बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। तो ये दोनों के जो फार्मूले हैं वो भी आपको याद रखना है। और ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CaOCl2, और इसका भी उपयोग अलग अलग रीजन्स में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी। और चूना आप सभी लोग जानते ही हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो यहाँ पर भी आपको 4 रोग दिए हुए हैं, डिजीज दिए हुए हैं, और आपको बताना है किसकी पहचान विडाल परीक्षण के माध्यम से की जाती है। तो इसका सही आंसर है टाइफाइड ज्वर। तो देखिए कई प्रकार के ज्वर हैं, फीवर हैं, आपने सुना भी होगा, डेंगू है, उसके अलावा टाइफाइड है या मलेरिया है। तो वो दोनों तो अलग हो गए, बल्कि जो टाइफाइड ज्वर है इसकी जो जांच है वो की जाती है विडाल परीक्षण की सहायता से। ये पता लगाया जाता है कि आपको कौन सा फीवर है, टाइफाइड फीवर है, तो आपको विडाल परीक्षण से ही ये पता चलेगा। उसके अलावा बात करें अगर हम
एड्स की, तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलता है। तो एलिसा टेस्ट से किसकी पहचान की जाती है? HIV वायरस की पहचान की जाती है, जिससे होने वाला रोग कौन सा है? एड्स रोग होने वाला है। उसके अलावा कैंसर है और फिर इधर यक्षमा, जिसे हम टीवी के नाम से भी जानते हैं, यानी जो टीबी रोग होता है उसे ही यक्षमा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सी ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसका जो प्रदर्शन है वो पंजाब और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में हमको देखने को मिलता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कलारी पट्टू, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था एक और क्लास के अंतर्गत। जो कलारी पट्टू है ये एक प्राचीन युद्ध कला है और ये कहाँ की युद्ध कला है? तो ये है आपकी केरल की, यानी केरल में परफॉर्म की जाने वाली ये युद्ध कला है कलारी पट्टू। उसके अलावा बात करें अगर हम थांगसा की, तो थांगसा जो युद्ध कला है ये आपकी मणिपुर की युद्ध कला है। उसके अलावा जो मर्दानी खेल है ये आपका फेमस है महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो अब एक ही बचा और वो है आपका सही आंसर लाठी। तो लाठी एक ऐसी युद्ध कला है जो कि पंजाब वाले एरिया में, उसके अलावा पश्चिम बंगाल वाले एरिया में भी हमको देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, पटकाई बम या पटकाई बूम के नाम से आपने सुना होगा। जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए कभी कभी आपसे जैसे आपसे कई बार पूछा जा चुका है अनामलाई की पहाड़ियाँ, अनामुड़ी की पहाड़ियाँ, उसके अलावा इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, ये सभी कहाँ स्थित हैं? राज्य पूछा जाता है कई बार आपसे, और कई बार आपसे इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है किस भाग में स्थित है? नॉर्थ भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या पूर्वी भाग में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है पटकाई बम पहाड़ियाँ। तो देखिए जो पटकाई बम पहाड़ियाँ हैं ये आपकी स्थित हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, यानी असम है आपका, मणिपुर है। ये एक राज्य में सीमित नहीं है बल्कि कई सारे राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें आपका असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यानी हम ये कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है बेसिकली वहीं पर इनका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है पटकाई बम पहाड़ियों का। तो ये सारे राज्यों में फैली हुई हैं पटकाई बम की पहाड़ियाँ। उसके अलावा साउथ वाले रीजन में आपको मिलेंगी जो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं, अनामलाई, अनामुड़ी की पहाड़ियाँ हैं, ये सभी आपको तमिलनाडु और केरल वाले राज्यों में देखने को मिलेगी, यानी उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। बट अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कटु सत्यता को दर्शाने वाला एक सामाजिक नाटक है मृच्छकटिक। तो मृच्छकटिक नामक एक नाटक है और ये किसके द्वारा लिखा गया था? मागधदास, शूद्रक या कालिदास? तो किसके द्वारा ये मृच्छकटिक जो एक नाटक का नाम है वो लिखा गया था? तो ये लिखा गया था शूद्रक के द्वारा, और शूद्रक ने इस नाटक को लिखा था मृच्छकटिक। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था कालिदास ने। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ ही याद रखना है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, नदी के उस ज्वारीय या मुहाने को क्या कहते हैं जहाँ मीठे जल और खारे जल का सम्मिलन होता है? यानी जो ताज़ा जल है और जो खारा जल है उसका सम्मिलन होता है, उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी में ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि हिंदी से ही हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको इनकी इंग्लिश भी देखना ज़रूरी है। और जब आप इनकी इंग्लिश देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि हम कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसी ज्वार नदमुख को अगर हम कह दें एश्चुरी तो आप अच्छी तरीके से आसानी से समझ जाएंगे। और इसका सही आंसर है ज्वार नदमुख, यानी नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहाँ मीठे जल यानी कि ताजे जल और खारे जल का सम्मिलन होता है, तो उसे हम एश्चुरी कहते हैं। डेल्टा और एश्चुरी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी नदियों के द्वारा बनाए जाने वाले दो ये फॉर्मेशन होती हैं, डेल्टा और एश्चुरी। उसके अलावा द्वीप समूह, वलन, तंग घाटी, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ज्वारनदमुख या एश्चुरी। अब एक फिगर के माध्यम से हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि डेल्टा क्या होते हैं, एश्चुरी क्या होती हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जब नदी कई भागों में बट जाती है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं, क्योंकि डेल्टा हम इस प्रकार से फॉर्म करते हैं त्रिभुजाकार आकार में। जो नदियां हैं वो अलग अलग कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, उसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे गंगा डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी डेल्टा बनाती है। तो ये कई सारी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं। उसके अलावा जो हम इस तरफ आप देख सकते हैं ये है एश्चुरी,
और एस्चुरी में क्या होता है कि जो खारा जल है, ताज़ा जल है, उसका यहाँ पर सम्मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से एस्चुरी यहाँ पर फॉर्म होती है। और हमारी जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, ये सभी हमारी नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, ना कि ये डेल्टा नहीं बनाती, ये सिर्फ और सिर्फ एस्चुरी ही बनाती हैं। उसके अलावा लैगून लेक भी आपने सुना होगा। तो ये लैगून लेक क्या होती है कि समुद्र का कुछ जल वापस आकर एक जगह अलग इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम एक वहाँ पर लेक फॉर्म हो जाती है और उसे हम लैगून लेक के नाम से जानते हैं। और उसमें खारा जल ही बेसिकली हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप ये सारा कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति आपको बताना है, यानी जो सरकार का व्यय है, खर्चा है, वो उसके राजस्व से यानी जो उसकी आय हो रही है उससे अधिक होगा, तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं कमी ही दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा वित्त की कमी। ये यहाँ पर सही आंसर होगा। अवमूल्यन यहाँ पर आंसर सही नहीं होगा और आर्थिक रुग्णता भी यहाँ पर सही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए, अगर हम बात करें बाबर की, जिसने मुगल वंश की स्थापना की, और बाबर ने कई सारे यहाँ पर बैटल लड़े, और इनमें अगर हम बात करें बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों की, तो सभी 4 ईयर में बाबर ने युद्ध लड़े हैं, यानी इन चारों लगातार सालों में। 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, तो 1526, 1527, 1528 और 1529 में लगातार 4 बैटल जीते, और चारों ही बाबर ने यहाँ पर यानी 4 बैटल लड़े थे और चारों ही जीते। 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यहाँ पर बैटल होता है, और उसको हराने के बाद लोदी वंश की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है, और फिर यहाँ पर बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। और 1527 में, और ये जो प्रश्न ही दिया गया है यही इसका सही आंसर है, 1527 में ही मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में बैटल होता है, और चारों ही लड़ाइयाँ बाबर ने जीती, हम आपको पहले ही बता चुके। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। और ये जो युद्ध है 1526 में, इसे हम क्या कहते हैं? ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? बाबर और लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था। 1528 में फिर यहाँ पर होता है चंदेरी का युद्ध। 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। फिर होता है 1529 में घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस अफ़गान सेना। तो अफ़गानियों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और अफ़गान सेना और बाबर के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ, और सभी में बाबर की ही जीत हुई। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, 1527 इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, जिनको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, और 5 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं 18 सेट तक हमको इसके कंप्लीट करने हैं। और इसकी जो PDF है वो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाती है, जिससे आप वहाँ से आउट ऑफ 10 अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो हर एक शिफ्ट में अगर हम बात करें CGL एग्ज़ाम की, और ये 2019-20 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखिए 25 क्वेश्चन होते हैं, तो जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम हटा देते हैं। साथ ही साथ कुछ जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं या सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम हटा देते हैं। यानी ये हम आप समझ लीजिए कि हम 25 में जो 10 इम्पोर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर हम निकालते हैं, और साथ ही साथ उनका आपको विस्तृत व्याख्या भी उनकी यहाँ पर करते हैं, जिससे आपको उससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स भी अच्छी तरीके से पता हो जाए। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।